हेलो सर, मेरा नाम ज़हीर खान है और मैंने अपना एमएससी निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से कंप्लीट किया है। आज मैं रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें दो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। पहला है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड ऑफ द इक्विवेलेंट रेट। तो हम शुरू करेंगे। बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग बेसिकली दो तरीके से की जाती है। फर्स्ट इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम यहाँ पर आज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया है MnO4 माइनस प्लस Sn प्लस प्लस गिव्स Mn प्लस प्लस एंड Sn प्लस 4। इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के एन फैक्टर निकालेंगे। हम जानते हैं MnO4 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो अगर हम +7 से +2 की तरफ जाएंगे तो हमको एन फैक्टर जो है 5 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम +2 से +4 की तरफ जाएंगे तो इसका एन फैक्टर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम दोनों एन फैक्टर को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम दोनों का क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 5 Sn प्लस प्लस गिव्स ट्वाइस Mn प्लस 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 5 Sn प्लस 4। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, Mn और Sn तो बैलेंस हो चुके हैं लेकिन ऑक्सीजन अभी अनबैलेंस है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 8 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 8 H2O लगाएंगे और 8 H2O के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर 16 H+ लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज और हमें यहाँ पे देखनी चाहिए कि इसका चार्ज बैलेंस हुआ है या नहीं। कभी कभी रिएक्शन में चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता है। आमतौर पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमेशा ही चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो चार्ज बैलेंसिंग चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस के हैं और 10 प्लस है Sn के और +16 है। तो टोटल करने पर आ जाता है हमारे प्लस 24। यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर प्लस के 10 है और साथ साथ 20 जो है हमारे पास 20 और है, पर यहाँ पे प्लस के 4 है और 20 है, तो टोटल ये भी आ जाता है 24। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है। तो इस तरह से एक हमारी ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसके साथ साथ एक दूसरी रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए हमने ले लिया K2Cr2O7 और ये रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए Fe+2 से और कन्वर्ट हो रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू Cr+3 प्लस Fe+3। इस केस में हम यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। एक के लिए 6 है तो 2 के लिए 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा Cr को। एक के लिए अगर +3 है तो 2 के लिए +6 हो जाएगा। तो अगर हम 12 से 6 की तरफ जाएंगे, 12 से हम जब 6 की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका एन फैक्टर 6 आएगा। जबकि यहाँ पर Fe के पास +2 चार्ज है और यहाँ पर +3 चार्ज है, तो यहाँ पर आपको एन फैक्टर जो है 1 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलेगा K2Cr2O7, या इसे सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cr2O7 माइनस माइनस, और यहाँ पे हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 6 Fe+2 से मिला ट्वाइस Cr+3 प्लस 6 Fe+3। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये हमें रिएक्शन मिल रही है। यहाँ पर क्रोमियम और आयरन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 7 वाटर को ऐड करेंगे। 7 वाटर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे 14 ऑफ H+ को ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं।
चार्ज आमतौर पे यहाँ पर बैलेंस हो चुका होता है, फिर भी हम इसे क्रॉस चेक कर लेंगे। माइनस का यहाँ पे 2 है और 12 जो है प्लस के हैं और 14 प्लस के हैं। तो आप देख रहे हैं टोटल हो जाएगा हमारे पास 24 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे +6 हो जाएगा क्रोमियम के लिए और ये हो जाएगा 18 Fe के लिए, तो ये भी हो रहा है 24। तो आप कह सकते हैं ये भी हमारी हाफ ऑक्सीडेशन, ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। और इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। थैंक यू। हमारा जो अगला रिएक्शन है बैलेंसिंग के लिए वो है H2O3 माइनस माइनस with Cl2 gives S4O6 माइनस माइनस with Cl माइनस। अब हम इसको पहले एन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर आप पहले H2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो आप लिखेंगे, मैं यहाँ से अलग से सॉल्व कर देगा। H2O3 माइनस माइनस है, आपने इसे 2x कंसीडर किया, इसके लिए -2 और ये -2, तो 2x इक्वल टू हो गया ये जाके +6 और -2 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू +4 और x इक्वल टू आ जाएगा +2, तो +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सल्फर भी बैलेंस करने पड़ेंगे। आप सल्फर देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 के लिए 2 आया है, तो 4 के लिए टोटल +8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप निकालेंगे, मैं इसको भी अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। S4O6 माइनस माइनस, तो 4x माइनस 12 इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2.5। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं ये 8 से 10 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर जो होगा 2 होगा। और यहाँ पर Cl ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। तो 0 से ये -2 की तरफ जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर भी यहाँ पर 2 है। तो दोनों के एन फैक्टर जब बराबर आ जाते हैं तो आपको इसको ऐसे कैसे ही रख लेना है। तो आप इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, आप लिखेंगे 2H2O3 माइनस माइनस प्लस Cl2 से गया H4O6 माइनस माइनस प्लस 2Cl माइनस। मतलब यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। अब हमें ये मानते हुए कि एसिडिक मीडियम है, इसमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन, तो इट इज ऑल्सो बैलेंस, ये भी बैलेंस ही है। और चार्ज देख लेंगे लास्ट पॉइंट पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है, -4 चार्ज है और यहाँ पर -2 और -2, ये भी -4 चार्ज है। मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। तो एक ये इसका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगला देखते हैं। अगली जो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ले रहे हैं, जो एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में जो P4 होता है, P4 फॉस्फोरस, इट इज कन्वर्टेड इनटू PH3 और NaH2PO2, इस तरह से ये कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों का PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। आप जानते हैं +x और -3 इक्वल टू 0, so it is around, sorry, +3 इक्वल टू -3। तो x के लिए, फॉस्फोरस के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है -3 आ गया है। सिमिलरली NaH2PO2 के लिए हम निकालेंगे, तो ये +1, ये +2, ये +x, ये -4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x -4 +3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा +1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और इसका ये +1 है। तो आप क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला रिएक्शन जो सेपरेट करेंगे वो P4 से जा रहा है PH3 के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 फॉस्फोरस है, तो यहाँ पर 4 PH3 लगा देंगे और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। तो 0 से -12 के लिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 12।
एंड सिमिलरली यहाँ पर था हमारे पास P4 जिससे बन रहा था NaH2PO2 और यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा तो ये +1 × 4 करेंगे तो +4 हो जाएगा तो 0 से जा रहा है +4 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा n फैक्टर आया है इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो अगर हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 ऑफ P4 से बनेगा 16 ऑफ PH3। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12P4 गिव्स, और 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा 48 NaH2PO2 आ जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 16P4 gives 16PH3 plus 48 NaH2PO2। ये देख पा रहे हैं आप। अगर हम पूरी रिएक्शन को क्या करते हैं 16 से ही डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा P4 gives PH3 plus 3 NaH2PO2। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ तक तो ये बैलेंस हो चुका है। अब आपको इसको में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। फास्फोरस ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे पहले आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो जैसे ही हम 3Na को हटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ऐसा आ जाएगा। ये इस तरह से आ गया है। ये जब ये ऐसा आ गया है तो अब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, 6 वाटर लगाएंगे। पहले 6 वाटर के रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं तो 3 और यहाँ पर हमारे पास 6, पहले से ही 9 थे तो हम यहाँ क्या करेंगे 3H+ ही लगाएंगे। तो ये बैलेंस हो गया है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में होती है तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ हम 3OH से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3OH- और यहाँ पे लिखेंगे 3OH-। तो जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इसको ओवरऑल अपन लिखेंगे P4 प्लस, अब 6 वाटर यहाँ पर थे और 3 वाटर यहाँ पर थे तो 3 वाटर बचेंगे यहाँ पर, प्लस 3H2O प्लस 3OH- गिव्स, यहाँ पे आ जाएगा PH3 प्लस थ्राइस H2PO2-। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 3 माइनस हो चुके हैं, यहाँ पर भी 3 माइनस हो चुके हैं। तो ये भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस हो चुकी है। ये रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में बैलेंस की है। अब हम कुछ रिएक्शन ले रहे हैं, वो रिएक्शन हाफ भी हो सकती है और ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है, जिसका कि इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन लिया है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन लिया है, हमने ले लिया है Cl2 जो कि कन्वर्ट हो रहा है Cl- और ClO3- में। ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है जिसका कि हमें इक्विवेलेंट रेट निकालना है। इक्विवेलेंट रेट में जाने से पहले आपको इसमें n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे इसके Cl के साथ लेंगे तो आप लिखेंगे Cl2 से बने 2Cl-, यहाँ पर 0 है और ये -2 है तो इसका n फैक्टर आ जाएगा 2। तो आप कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में तो n फैक्टर आ गया है 2। सिमिलरली इस तरह जब Cl2 को आप 2ClO3- से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 का +5 है तो 2 का +10 हो जाएगा। तो 0 से 10 होने की वजह से इसका n फैक्टर आ जाएगा 10। तो एक रिएक्शन का तो n फैक्टर 2 आ गया है और एक का हमारे पास 10 आ गया है। तो एक्चुअली डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विवेलेंट रेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर ऑफ 1 प्लस मोलर मास ऑफ n फैक्टर ऑफ 2। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो Cl2 है तो Cl2 का मोलर मास 71 है तो हम लिखेंगे 71 बाई, या हम उसे m के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं,
ठीक है ना। तो हम यहाँ पे m के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं m/2 प्लस m/10। ये हमारे पास आ गया है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर ये 10 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5m प्लस m इक्वल टू 6m/10 इक्वलेंट वेट, और सिंपली कह सकते हैं 3m/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इक्वलेंट वेट निकाल सकते हैं। साथ साथ हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन हम पुट कर रहे हैं। इसमें हमने आर्सेनिक सल्फाइड लिया है AS2S3, जो कि कन्वर्ट हो रहा है ASO4 माइनस 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 प्लस SO4 माइनस माइनस में। तो इसमें हम देखेंगे कि एन फैक्टर कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2AS प्लस 3 प्लस 3S माइनस माइनस, जो कि कन्वर्ट हो रहा है ASO4 माइनस 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 और SO4 माइनस माइनस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो आर्सेनिक है, तो आपको यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 2 के लिए 6 हो जाएगा, तो लिख देंगे 6। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, तो 2 के लिए हो जाएगा 10। तो 6 से 10 जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका एन फैक्टर जो है 4 है। जबकि दूसरी तरफ ये -2 इंटू 3 है, जो कि -6 हो जा रहा है। और यहाँ पर एक का 6 है, तो यहाँ पर भी 3 लगाने पड़ेंगे, तो 3 के लिए हो जाएगा +18। तो ये -6 से 18 की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर ये केस ऐसा हो गया जिसमें दोनों स्पीसीज ही सेम टाइम पर ऑक्सीडेशन में जा रही हैं। तो दोनों ही जब ऑक्सीडेशन में जाती हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन फैक्टर टोटल इक्वल टू n1 प्लस n2। तो हम लिखेंगे n1 एन फैक्टर फर्स्ट जो है हमारे पास 4 आया है, और एन फैक्टर सेकेंड 24 आया है। दोनों को टोटल करने पर एन फैक्टर 28 आ जाएगा। तो हम इक्विवेलेंट वेट की तरफ जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू AS2S3, तो मोलर मास ऑफ AS2S3 अपॉन ये हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा, या मोलर मास बाय 28 हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन हो गया। एक और इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हो। एक हमने और एग्जांपल ले लिया है जिसमें Cu2 सल्फ S कन्वर्ट हो रहा है Cu++ और SO2 में। ये एक हमने एक रिएक्शन ले ली है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2Cu++ S माइनस माइनस कन्वर्टेड इनटू 2Cu++ SO2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो 2 के लिए हो जाएगा +2, तो लिखा आपने +2। यहाँ पे एक के लिए +2 है, तो 2 के लिए हो जाएगा +4। तो +2 से +4 का जाना मतलब इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -2 चार्ज है, तो -2 एक के लिए है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं +4 है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 6। इसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। तो इस वाले केस में भी दोनों ही जो है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जा रही है। तो यहाँ पर केस लेते हैं एन फैक्टर टोटल इक्वल टू n1 प्लस n2। तो यहाँ पर पहला एन फैक्टर 2 आया है और दूसरा एन फैक्टर 6 आया है, तो टोटल एन फैक्टर 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास ऑफ Cu2S अपॉन 8। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा। तो इस तरह से हम जब दोनों स्पीसीज ऑक्सीडेशन में जा रही हैं, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक और हम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन ले लेते हैं और इसका इक्विवेलेंट वेट भी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है P4, जो कि कन्वर्ट हो रहा है PH3 में, और NaH2PO2 में। तो आप सबसे पहले इसका एन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर 0 है, ये -3 है, लेकिन आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो इंटू 4 करते ही ये -12 हो जाएगा। तो 0 से जब -12 की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका n फैक्टर 12 है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो यहाँ पर भी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये +4 आ जाएगा। तो ये 0 से +4 की तरफ जा रहा है, तो हम कह देंगे कि इसका n फैक्टर 4 है, 4 है। अब देखिए डिस्प्रपोर्शन के केस में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर ऑफ 1 प्लस मोलर मास n फैक्टर ऑफ 2, इस तरह से। तो जब ये फॉर्मूला है तो फर्स्ट वाले केस में हम जानते हैं फास्फोरस का जो मोलर मास है वो 31 इंटू 4 है बाई 12 प्लस ये हो जाएगा 31 इंटू 4 बाई 4। तो सॉल्व करने पर आएगा 31, ये कट करेंगे 31 बाई 3 प्लस 31। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 41.6 के अराउंड, इसके आसपास ये आंसर आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ PH3 सॉरी P4 का इतना इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन के लिए आएगा। इसी तरह से एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमीन के लिए। ब्रोमीन के केस में हमने रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है Br2 और इससे बन रहा है 2Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस। हम सबसे पहले n फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर 0 है, ये -1 इंटू 2 है, ये -2 हो जाएगा। तो 0 से -2 के लिए n फैक्टर 2 होगा और यहाँ पर 1 के लिए +5 होगा, तो 2 के लिए +10 हो जाएगा। तो 0 से 10 के लिए n फैक्टर हो जाएगा 10। तो आप इसके लिए वही फॉर्मूला लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाई n फैक्टर ऑफ 1 प्लस मोलर मास ऑफ n फैक्टर ऑफ 2। यहाँ पर आपको Br2 दिया है, Br का जो एटॉमिक मास होता है वो 80 होता है, तो Br2 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 80 बाई 2 प्लस 2 इंटू 80 बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 80 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, आ जाएगा आंसर 96। तो आप कह सकते हैं इस रिएक्शन के लिए ब्रोमीन का इक्विवेलेंट मास कितना है, 96। तो ये आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आ चुका है। तो अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले टाइप की जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में दो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग कंपाउंड की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती है। मतलब यहाँ पर दो स्पीसीज ली जाएंगी, वो दोनों स्पीसीज अलग अलग ऑक्सीडाइज होती है। मतलब एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी स्पीसीज उसी समय पे रिड्यूस होती है, लेकिन वो दोनों स्पीसीज अलग अलग कंपाउंड से रिलेटेड होती है। अगर इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई A प्लस बी था जो कि कन्वर्ट हो रहा है A प्लस में और B माइनस में। जैसे कि A को अगर हम कंपेयर करेंगे तो A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी समय B का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लो ले लिया Sn प्लस प्लस और MnO4 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है Sn +4 में प्लस Mn +2 में। तो आप कहेंगे कि Sn +2 से +4 की तरफ जा रहा है, +2 से जब +4 की तरफ जा रहा है तो आप कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली यहाँ पर ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं और ये अलग अलग कंपाउंड में हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से दूसरा टाइप है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन
इंट्रामोलिकुलर में आप ये कह सकते हैं एक ही कंपाउंड होता है और एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग स्पीसीज एक ही समय पर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती है। मैं कह रहा हूं कि एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग स्पीसीज एक ही समय में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती है। मतलब एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरी स्पीसीज का उस समय रिडक्शन हो रहा होगा, लेकिन ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते हैं, एक ही कंपाउंड में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले समझिए कि कंपाउंड ए बी था और ए बी में A प्लस और B माइनस में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर A को देखेंगे तो A का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अगर B को देखेंगे B का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन अलग अलग है। इसमें एक ही कंपाउंड है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर में दो अलग अलग कंपाउंड हुआ करते थे। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेंगे। ट्वाइस KClO3 से बन रहा है ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2। तो आप देखेंगे यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहाँ पर क्लोरीन का +5 से -1 की तरफ गया है, मतलब ये हम कहेंगे कि ये रिडक्शन की तरफ जा रहा है। उसी समय ये -2 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसी तरह से जो थर्ड टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शन की बात करेंगे। नंबर 3 डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नंबर 3 इज डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का एक ही स्पीसीज, देखिए इसमें कंपाउंड भी एक है और स्पीसीज भी एक है, तो एक ही कंपाउंड का एक ही स्पीसीज एक ही समय में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, तो उसे हम डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास A2 है और A2 से कन्वर्ट हो रहा है A प्लस और A माइनस। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान लें और इसका प्लस मान लें, इसका माइनस मान लें, तो 0 से अगर +1 की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम टाइम पे 0 से ये -1 की तरफ जा रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेंगे और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मिनट। इसका हमने एग्जांपल ले लिया है, जैसे कि मान लो Br2 है हमारे पास। Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में प्लस BrO3 माइनस में। तो आप एक Br को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, -1 इंटू 2, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, 0 से -2 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। सिमिलरली इसका यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, 2 से करेंगे +10 हो जाएगा। तो ये 0 से 10 की तरफ जा रहा है, मतलब इसका एन फैक्टर यहाँ पे 10 है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये वाला जो टाइप है वो कहलाएगा डिस्प्रपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन के 3 पार्ट हमने पढ़े, एक इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर एंड डिस्प्रपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शन।